डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नए तरह के हवाई जहाज या उड़ने वाली टैक्सी, कैसा है वोलोकॉप्टर का कॉन्सेप्ट? क्या आम लोगों की पहुंच में होगा वोलोकॉप्टर? जानिए मंथन में इस शनिवार। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एक टीचर का काम है बच्चों को जागरूक बनाना, इस दुनिया का एक अच्छा नागरिक बनाना। सारे प्रोफेशंस में से सबसे ब्रॉड प्रोफेशन टीचिंग है आज की डेट में। ये बात ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि लगातार अपनी जिंदगी में ज्ञान को अर्जित भी करते रहना है। एज ए टीचर जब मैं बच्चों को देखती हूँ, मेरे लिए हर बच्चा स्पेशल है। बहुत खूबसूरत। दैट इज माई डेफिनेशन। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मंगलवार को न्यूजीलैंड के कृषि मंत्री डैमियन की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात। दोनों नेताओं ने कृषि सहयोग व साझेदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की जताई प्रतिबद्धता। तोमर ने श्री अन्न के महत्व पर डाला प्रकाश। देश भर में प्रभावी हुई रसोई गैस सिलेंडर की घटी हुई कीमतें, आम लोगों को लगभग 900, वहीं उज्ज्वला के लाभार्थियों को मिलेगा 700 रुपए में सिलेंडर। समाज के हर वर्ग ने किया फैसले का स्वागत, विशेषकर महिलाओं में खुशी की लहर। सिंगापुर को चावल का निर्यात करता रहेगा भारत, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी जानकारी। सिंगापुर की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने का जताया संकल्प। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से नुकसान का आकलन पहुंचा 8,643 करोड़ तक। अभी तक 381 लोगों की मौत। मानसून के दौरान 2,466 मकान पूरी तरह से ध्वस्त, 5,517 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और न्यूजीलैंड के कृषि मंत्री डैमियन ओकॉनर के बीच बैठक हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग एवं साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तोमर ने भारत में न्यूजीलैंड के बीच संबंधों के महत्व और इसकी निरंतर प्रगति के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने 14 वर्षों के अंतराल के बाद संयुक्त व्यापार समिति को पुनः आरंभ किए जाने के संबंध में प्रकाश डाला और इसकी संरचना पर बात की। उन्होंने भारतीय अनार के दानों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने और भारत में MSAMB VST सुविधा से आम के आयात पर रोक हटाने के लिए न्यूजीलैंड के मंत्री को धन्यवाद दिया। तोमर ने न्यूजीलैंड के मंत्री को वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने की भारत की पहल के बारे में जानकारी देते हुए श्री अन्न के स्वास्थ्य और अन्य लाभों को बढ़ावा देने में उनका सहयोग मांगा, जिस पर डैमियन ने सकारात्मक सहयोग देने की बात कही। दोनों मंत्रियों ने बागवानी के समग्र विकास के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग ज्ञापन में परिकल्पित साझेदारी की संभावनाओं पर जोर दिया। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कैबिनेट की बैठक में त्योहारों के मौके पर आधी आबादी को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। रसोई गैस के सिलेंडर में 200 रुपए की राहत दी गई है, तो वहीं 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन का तोहफा भी दिया गया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 400 रुपए की राहत मिलेगी। सरकार के इस कदम का देश भर में स्वागत हो रहा है।
और रक्षाबंधन के त्योहार पर देश की आधी आबादी को मिली सस्ते गैस सिलेंडर की सौगात। मंगलवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई, जिसमें घरेलू गैस सिलेंडर के दाम को 200 रुपये सस्ता करने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 75 लाख और बहनों को नए मुफ्त गैस कनेक्शन भी दिए जाने की घोषणा की गई। एलपीजी के सिलेंडर का रीफिल कोविड के टाइम पे उस समय मुफ्त में दिया, और आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैबिनेट के इस फैसले पर अपने विचार व्यक्त किए। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। कोविड काल के दौरान विश्व भर में गैस के दाम में 3 गुना वृद्धि के बावजूद भारत सरकार ने इतने दाम नहीं बढ़ने दिए, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं को गति भी दी। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि 2014 में देश में मात्र 14.5 करोड़ परिवारों के पास ही गैस कनेक्शन था, लेकिन अब देश में कुल 33 करोड़ परिवारों के पास गैस कनेक्शन है, जिनमें 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी शामिल हैं। 75 लाख नए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने के बाद उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का आंकड़ा 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगा। इस योजना पर वित्त वर्ष 2023-2024 में सरकार 7,680 करोड़ का खर्च वहन कर रही है। उज्ज्वला लाभार्थियों को पहले से ही 200 रुपये सब्सिडी दी जा रही थी। अब मोदी सरकार के इस फैसले के बाद उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर की राहत 400 रुपये हो गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 75 लाख नए कनेक्शंस दिए जाएंगे, जहां प्रति कनेक्शन 36 रुपये खर्चा आता है, उसमें से कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। मुफ्त में कनेक्शन, मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा। और जो उज्ज्वला गैस योजना वालों को 9 करोड़ 60 लाख ऐसे लाभार्थियों को 200 रुपया प्रति रिफिल पहले सब्सिडी मिलती है, वो भी जारी रहेगी। और ये 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम होगा तो उज्ज्वला वालों को 400 रुपये का लाभ, और बाकी जो हमारे उपभोक्ता हैं, लगभग 33 करोड़ उपभोक्ता डोमेस्टिक एलपीजी गैस के, उनको 200 रुपये की प्रति सिलेंडर राहत मिली है। साल 2014 के बाद देश में महिलाओं के लिए जीवन बेहतर बनाने के केंद्र सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया। सरकार का प्रयास है कि सभी लाभार्थियों तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी का परिणाम है कि 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। 4 करोड़ परिवारों को महिलाओं के स्वामित्व वाले आवास मिले हैं। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर देश भर की महिलाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने 200 रुपए की ये सिलेंडर पे छूट की है, इससे हम सबको बहुत फायदा हुआ है और 75 लाख और लोगों को ये सुविधा मिलेगी। तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। वेरी गुड गिफ्ट फॉर अस। ऑब्वियसली हम लोगों को, आपको पता ही है, जैसे महीने का एक आपका जो आप प्लान करते हैं तो उस पर काफी फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। जब से मोदी जी हम लोग को सिलेंडर दिए हैं, सारा काम बढ़िया से हो रहा है टाइम से। और अभी तो मोदी जी 400 रुपया कम कर दिए हैं सिलेंडर गैस का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार का प्रयास है कि रसोई घर के खर्च को लेकर महिलाओं की मुश्किलें कम हों, और कैबिनेट का ये फैसला इसी दिशा में करोड़ों परिवारों को बड़ी राहत देने वाला है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एलपीजी के दाम में कटौती का महाराष्ट्र की महिलाओं ने भी स्वागत किया है। उन्होंने इस त्योहार के समय केंद्र सरकार की तरफ से इसे बड़ी सौगात बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर समस्त महिलाओं को जो एक अपनी बहनों को बहुत बड़ा उपहार आज घोषित किया है, जो है कि एलपीजी गैस की कीमतों में उन्होंने बहुत सारी रियायत दी है। केंद्र सरकार ने जो आज निर्णय लिया है कि गैस के रेट कम किए हैं, उसकी वजह से हम सभी महिलाएं सुखी है
समाधानीय है। केंद्र सरकार ने गैस के दर कम करने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उस निर्णय का हम गृहिणी स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जी ने हमको रक्षाबंधन पे यह भाई के जैसे रक्षाबंधन को भाई कुछ न कुछ देता है, उसी प्रकार मोदी जी ने भी हमें गैस का सिलेंडर कम 200 रुपये कम करने से हमें बहुत राहत मिली। हम लोगों को गैस सिलेंडर पे 200 रुपये कम हुए, इसलिए बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे 200 रुपये बच रहे हैं। 1000 रुपये के अंदर हमको सिलेंडर मिल जाएगा। इसलिए हम केंद्र सरकार को थैंक यू बोलना चाहेंगे, मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि हमको राखी के पहले इतना बड़ा गिफ्ट दिया कि 200 रुपये कम की उन्होंने गैस सिलेंडर पे। केंद्र सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मोदी सरकार को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उज्ज्वला लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत 2018-19 में 3.01 से बढ़कर 2022-23 में 3.71 हो गई। उज्ज्वला लाभार्थियों ने अभी तक 35 करोड़ एलपीजी रिफिल्स कराए हैं। वहीं सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए सालाना 12 सिलेंडरों तक 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की छूट देनी शुरू कर दी है। मोदी सरकार में किस तरह बढ़ा है एलपीजी कवरेज, आइए समझते हैं। 1 अप्रैल 2014 को राष्ट्रीय एलपीजी कवरेज 55.90% था, जबकि 1 अप्रैल 2023 को ये बढ़कर 105.10% हो गया। वहीं ओएमसी के बॉटलिंग संयंत्रों की संख्या 1 अप्रैल 2014 को 186 थी, जबकि 1 अप्रैल 2023 को ये संख्या बढ़कर 208 हो गई। 1 अप्रैल 2014 को भारत में एलपीजी वितरकों की संख्या 1451.76 लाख थी, जबकि 1 अप्रैल 2023 को ये संख्या बढ़कर 3140.33 लाख हो गई। वहीं 1 अप्रैल 2014 को उज्ज्वला लाभार्थियों की संख्या 0 थी और 1 अप्रैल 2023 को ये संख्या 9.59 करोड़ हो गई। और अब बात आत्मनिर्भर होते नए भारत की। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया, जिसकी ऊर्जा खपत एथेनॉल के द्वारा पूरी होगी। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। पर्यावरण हितैषी ईंधन आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में विश्व की पहली BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया। टोयोटा कंपनी द्वारा निर्मित ये कार इलेक्ट्रिक और एथेनॉल पर दौड़ेगी। अभी विश्व में अमेरिका, चीन, ब्राजील और थाईलैंड जैसे कुछ चुनिंदा देश ही हैं जहां एथेनॉल संचालित वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत निरंतर हरित ऊर्जा की ओर कदम बढ़ा रहा है, जो किफायती होने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल भी है। 2030 तक सौर ऊर्जा के पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ये भी जरूरी है कि हम पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता कम करें और बायोफ्यूल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इथेनॉल का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि 100% इथेनॉल व्हीकल में यूज हो। और आज टोयोटा ने ये जो गाड़ी लाई है ये 100% तक जा सकती है फ्लेक्स इंजन में। इनके पहले मैं बजाज, TVS और हीरो के पीछे लगा, मोटरसाइकिल तैयार की, ऑटो रिक्शा तैयार की। पूना में आपने इंडियन ऑयल ने 3 पंप शुरू किए, प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया। अभी आज के इस गाड़ी के बाद हमारे वैद्य साहब को और पेट्रोलियम मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम सबको अब इथेनॉल के पंप शुरू करने के लिए आप जरूर आदेश दीजिए। एथेनॉल, जिसे खाद्य पदार्थों से लेकर गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, बांस और यहाँ तक कि पराली से भी तैयार किया जाता है। ये भारत को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देगा और साथ ही साथ कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट लाएगा। देश के किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बनने के साथ साथ अब एथेनॉल का उत्पादन कर अपनी आमदनी में चौगुना बढ़ोतरी कर सकेंगे। All these efforts that are being made today, I think, contribute to that, including advancing the technology and the science to make urban transport much more efficient. And I must say with humility, we have a long journey to go ahead, but these are small but significant steps being taken. आंकड़ों पर नजर डालें तो हम प्रतिवर्ष 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल आयात करते हैं, जो भारत में 40% प्रदूषण का कारण भी है। एविएशन फ्यूल में भी अब बायोफ्यूल के उपयोग की बात की जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब हम बायोफ्यूल के उपयोग से एग्रीकल्चर ग्रोथ 12% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही एथेनॉल बेस्ड फ्यूल से भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा।
विदेशों से आयात होने वाले फॉसिल फ्यूल में भारी गिरावट भी आएगी और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि सिंगापुर के साथ विशेष संबंध के मद्देनजर भारत ने सिंगापुर की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सिंगापुर को चावल निर्यात पर मीडिया के सवालों के जवाब में कहा, भारत और सिंगापुर बहुत करीबी रणनीतिक साझेदार हैं जो साझा हितों, करीबी आर्थिक संबंधों को और मजबूत बना रहे हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सरकार ने करीब 1 लाख रुपए प्रति टन से नीचे के बासमती चावल का निर्यात नहीं करने का फैसला लिया है। ये फैसला बासमती चावल के रूप में गैर बासमती चावल के निर्यात को रोकने के लिए लिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ट्रेड प्रमोशन बॉडी आपेडा को आदेश दिया गया है कि $1200 प्रति टन से नीचे कॉन्ट्रैक्ट्स को पंजीकृत न किया जाए। $1200 प्रति टन से नीचे के मौजूदा अनुबंधों को स्थगित रखा गया है। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जून के बीच भारत की ओर से 15.54 लाख टन गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात किया गया था। पिछले साल केवल 11.55 लाख टन गैर बासमती सफेद था। गैर बासमती सफेद चावल पर बैन लगाने का कारण खाद्य वस्तुओं की अधिक कीमत का होना था। अगली खबर, मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताज़ा पूर्व अनुमान के अनुसार आगामी 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश में मौसम के साफ रहने और धूप के खिलने का अनुमान है। 1 सितंबर से पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा। इस दौरान प्रदेश में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। प्रदेश में अभी भी एक NH सहित 281 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक नुकसान का आकलन 8,642.83 करोड़ पहुंच गया है। अभी तक 381 लोगों की विभिन्न कारणों से मौत हो चुकी है, जिसमें से 144 लोगों की मौत भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने के कारण हुई है। मानसून के दौरान 2466 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। 10,648 दुकानों को नुकसान पहुंचा है और 312 दुकानों के साथ 5,517 गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में अब तक हुए नुकसान में लोक निर्माण विभाग को 2,927.01 करोड़, जल शक्ति विभाग को 2,115.20 करोड़ और बिजली बोर्ड को 1,739.41 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगली खबर असम से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ से 21 जिलों में 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कई क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तरांग और माजुली जिलों सहित कई स्थान बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। लगभग 700 लोग चिरांग, डिब्रूगढ़ और तामुलपुर में अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं। राज्य में 25,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामग्री उपलब्ध करा रहा है। और बात करते हैं मंडी भाव की। आइए देखते हैं क्या रहा देश भर में मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को अरंडी के सौदों में सुस्ती देखने को मिली, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। जोधपुर, देहगाम और राजकोट मंडी में अरंडी के सौदे नरमी के साथ हुए। वहीं दाहोद मंडी में स्थिरता रही। एग्मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की जोधपुर मंडी में अरंडी के सौदों में भारी गिरावट देखने को मिली। 28 अगस्त को यहां अरंडी का भाव रहा 5,925 रूपए। 29 अगस्त को इसके सौदे 325 रूपए की नरमी के बाद 5,600 रूपए पर हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में 28 अगस्त को अरंडी का भाव 5,925 रूपए था, जो 29 अगस्त को 75 रूपए टूटकर 5,850 रूपए क्विंटल रह गया। वहीं अरंडी के कारोबार में कमजोरी का सिलसिला गुजरात की देहगाम मंडी में भी जारी रहा। यहां 28 अगस्त को अरंडी का भाव रहा 6,115 रूपए। 29 अगस्त को इसमें 60 रूपए की कमजोरी आई और भाव 6,055 रूपए क्विंटल रह गया। जबकि राज्य की ही दाहोद मंडी में दोनों दिन यानी 28 और 29 अगस्त को अरंडी में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 5,750 रूपए पर ही टिका रहा। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़ने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है।
जबकि साल 2021-22 में अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन ही रही थी। यानी इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के कारोबार में रौनक देखने को मिली, यानी ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदे बढ़त के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में स्थिरता भी रही। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 28 अगस्त को मूंग का भाव 8,200 रुपए रहा। 29 अगस्त को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 8,250 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 28 अगस्त को मूंग का भाव 7,760 रुपए रहा, जो 29 अगस्त को 10 रुपए बढ़कर 7,770 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में भी मूंग के कारोबार में तेजी का सिलसिला जारी रहा। यहां 28 अगस्त को मूंग का भाव 7,820 रुपए था। 29 अगस्त को इसमें 30 रुपए की बढ़त हुई और भाव 7,850 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में मूंग के सौदे स्थिरता के साथ हुए। यहाँ दोनों ही दिन यानी 28 और 29 अगस्त को इसका भाव 8,400 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंग की उपज 37,40,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में यह आंकड़ा 31,66,000 टन था। यानी इस बार मूंग की उपज में 5,74,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 273,02,000 टन रही थी। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए बिहार के किसान प्याज की रुपाई कर ले, साथ ही खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। यहाँ के किसान अभी के समय गाजर की बुआई कर सकते हैं। गाजर की पूसा वृष्टि किस्म का चुनाव करें। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। बिहार के किसान मिर्च फसल की निगरानी करते रहें। संक्रमित पौधों को जड़ से उखाड़कर अलग कर दें और विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव कर फसल को सुरक्षित करें। अभी के समय बैंगन फसल में तना भेदक का फल भेदक कीट लगने का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में किसान उचित दवाओं का छिड़काव करें। खरीफ मक्का की फसल में इल्ली के प्रकोप होने पर बचाव के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करें। यहाँ के किसान अभी के समय धान की फसल में भी लगातार निगरानी करते रहें। किसान धान की फसल में हाथ से ही निराई गुड़ाई करते रहें। बात करें ओडिशा की तो यहाँ के किसान मूंगफली फसल की उचित देखभाल करें। फसल को टिक्का रोग, लीफ माइनर और थ्रिप्स कीटों से सुरक्षा प्रदान करें। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। अभी के समय भिंडी की फसल में सेर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा लगने का खतरा हो सकता है। किसान निगरानी करते रहें। बचाव के लिए उचित कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके अलावा भिंडी की फसल में फल छेदक कीट का प्रकोप दिखे तो प्रभावित पौधे के हिस्से को तुरंत हटा दें।
आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रहे। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में बच्चों से मुलाकात की। इसके साथ ही स्कूली छात्राओं और बच्चों से राखी भी बंधवाई। रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। इसके साथ ही स्कूल की छात्राओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी। जम्मू कश्मीर ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहाँ 1016 नागरिक केंद्रित सेवाएं ऑनलाइन मोड में प्रदान की जा रही हैं। बिहार सरकार ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छुट्टियों को संशोधित कर दिया है। रक्षाबंधन सहित इस साल दिसंबर तक होने वाली विभिन्न त्योहारों की 12 छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बिहार के रोहतास में एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी लोग स्कॉर्पियो में सवार थे। वहीं इस हादसे में 5 लोग घायल भी हुए हैं। ये सभी लोग बोधगया से अपने गांव लौट रहे थे। महाराष्ट्र में पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ के पूर्णानगर इलाके में आग लगने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। एक आवासीय इमारत के भूतल पर स्थित एक इलेक्ट्रिक हार्डवेयर की दुकान में आग लगी। सीबीआई ने कथित अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या प्री कोविड आंकड़ों के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खरीदी गई 6 ई बसों का ट्रायल 29 अगस्त को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान बसें लाल चौक से निशात तक चलाई गईं और फॉरशोर रोड से होकर लौटी। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।